नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी के स्पेशल प्रोग्राम पीटी स्पेशल 2020 के क्रैश कोर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम ये 5वीं क्लास लेकर के फिर से हाजिर हैं। हम लगातार क्लासेस कर रहे हैं पीटी स्पेशल 2020 के सेगमेंट के रूप में, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर हमने शुरू किया है। हमने शुरुआत के 2 क्लासेस में प्रारंभिक परीक्षा के रणनीतियों पर और उसके साथ साथ किस प्रकार के सवाल आते हैं और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद के 2 क्लास में हमने इतिहास के आधुनिक भारत वाले खंड को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहली क्लास में साम्राज्यवाद को समझा और उसके बाद में उसमें समझा कि क्यों यूरोपीय कंपनियां भारत में आना चाहती थी, और उसके अगले क्लास में हमने समझा कि पहली कंपनी पुर्तगाल जो इंडिया में आती है, व्यापार करती है, वो किस प्रकार से जो है इंडिया में अपना व्यापार करती है। उन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। उससे आगे हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने पिछला क्लास नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में चले जाएं और शुरुआत से देख लें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम पीटी स्पेशल की 5वीं क्लास। और इसमें हम पढ़ क्या रहे लगातार, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि डच भारत में आए, उन्होंने किस प्रकार अपना व्यापार किया, किस किस क्षेत्र में व्यापार किया, कहाँ कहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कितने वर्षों तक वो भारत में व्यापार उन्होंने किया, फिर वापस चले गए। उन सारी चीज़ों को हम इस क्लास में समझेंगे। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश का अपने व्यापारियों पर कानूनी अधिकार होता है, यानी कि कोई भी व्यापारी देश में किस प्रकार से व्यापार करेगा, उसको कितनी छूट मिलेगी, या देश से बाहर वो किस प्रकार से कहां पर व्यापार करेगा, ये दोनों बात उस देश के कानून के द्वारा और कानून के बिहाफ पे संसद के द्वारा निर्धारित होती है। तो कोई भी देश का व्यापारी अगर किसी दूसरे देश में भी व्यापार कर रहा है तो उसके ऊपर उस देश के कानून का डंडा जरूर होता है, यानी कि उस देश का कानून अगर उसे लागू करता है तभी उतने ही छूट के साथ में वो किसी देश में व्यापार कर सकता है। तो अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंडिया में हो रही है तो इसका मतलब कि डच के संसद ने इसका अधिकार जरूर दिया होगा। तो आइए देख लेते हैं कि डच के संसद ने कौन कौन से अधिकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, डच संसद ने कंपनी को भारत एवं पूरब के देशों के साथ व्यापार करने, साम्राज्य फैलाने, युद्ध छेड़ने
संधि करने एवं किला निर्मित करने का अधिकार दिया। किला निर्मित करने का अधिकार दिया। ठीक है, तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने देश के कानून के तहत वो जो है व्यापार कर रही है, और उस देश के संसद ने क्या किया कि कंपनी को भारत के साथ साथ पूरब के देशों के साथ जो व्यापार करना है या युद्ध छेड़ना है या किलेबंदी करना है या कोई युद्ध करना है या संधि करना है, इसके लिए कंपनी को अधिकार दे दिए। अब कल्पना कीजिए कि ये पश्चिमी देश जिन्होंने ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी या जो है ऐसी बड़ी बड़ी अवधारणाओं को जन्म देने का जो है कहते हैं कि हमने इनको जन्म दिया और पूरी दुनिया को सिखाया, वो अपने आप में कितने झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि जिस वक्त वो ऐसी परिभाषाएं गढ़ रहे थे उसी वक्त वो साम्राज्यवादी विस्तार भी पूरी दुनिया में कर रहे थे। फ्रांस में या ब्रिटेन में बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए वहां के बुद्धिजीवियों ने मानवाधिकार की परिभाषा तो दे दी, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि उन्हीं के देश के लोग किसी दूसरे देश में जा करके लोगों का शोषण कर रहे हैं और जो मानवीय मूलभूत अधिकार हैं उससे भी लोगों को वंचित रख रहे हैं। तो ये जो दोहरा प्रकृति है यूरोपीय देशों का, वो साफ साफ उजागर होता है। ठीक है, तो ये जो है अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार वहां पर जहां पर संसद है, मतलब कि वहां पर लोग जो है एक व्यवस्था है जहां पर बहस होती है, जहां पर जो है तर्क होता है, और उस तार्किक देश ने क्या किया, एक कंपनी को अधिकार दे दिया कि जाओ तुम युद्ध करो, तुम व्यापार करने के लिए किसी को हड़प लो, किलेबंदी कर लो। ये अपने आप में कितना दोहरा प्रकृति दिखाता है यूरोपीय देशों का। ठीक है, चलो फिलहाल उस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उन्हीं की हम चर्चा कर रहे हैं। इसको उम्मीद करता है कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। मसूलीपट्टनम में या पट्टनम में, जो भी है आप देख लीजिएगा स्पेलिंग, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। और ये कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो जो डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया वो कहां पर स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि इनका जो व्यापारिक केंद्र है वो भारत में किस किस जगह पर है, क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। हमेशा यूपीएससी चीजों को कनेक्ट करके सवाल पूछती है, तो वो उन स्पॉट को कनेक्ट करके भी आपसे मैप के थ्रू सवाल पूछ सकती है। तो देख लेते हैं कि जो डचों का व्यापारिक केंद्र है वो कहां कहां पर था। ठीक है, डचों का व्यापारिक केंद्र ये कहां कहां पर है, ये हम देख लेते हैं। तो जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत उसमें कहां पर है? भरूच, अहमदाबाद,
भड़ोच में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है। ठीक है, तो ये वो जगह हैं जो कि पश्चिमी भारत में हैं जहां पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में तो आपने देखा ही कि मसूलीपट्टम में उन्होंने अपना पहला स्थापित किया था व्यापारिक केंद्र। बंगाल में एक जगह है चिंसुरा, बंगाल के चिंसुरा में भी क्या किया इन्होंने, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बंगाल के चिंसुरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा में अपना व्यापारिक केंद्र डचों ने क्या किया, स्थापित किया। बिहार के पटना में, बिहार के पटना में भी क्या किया इन्होंने, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, तो ये इनके व्यापारिक केंद्र हैं जहां पर इन्होंने इसको जो है स्थापित किया। अब देखते हैं कि जो इनका व्यापार करने का तरीका है, ये किन चीजों में इंटरेस्टेड है। जैसा कि आपने पुर्तगालियों के केस में देखा था कि वो मसाले के व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि जो भारत का साउथ इंडिया और जो पश्चिम से लगा हुआ जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, मसालों से संबंधित है। तो बहुत ज़्यादा किसमें, मसालों में इंटरेस्टेड थे। ठीक है, लेकिन जो डच हैं वो मसाले के व्यापार में नहीं, कपड़े के व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये पॉइंट जो है यूपीएससी के स्टेटमेंट में आपको मिल सकता है कि जो डच हैं, जो डच थे वो मसाले के अलावा कपड़े के व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ज़्यादा रुचि रखते थे। ठीक, तो वो जो डच हैं वो क्या है, मसाले में उनका जो है इंटरेस्ट कम था। हालांकि उन्होंने मसाले का भी व्यापार किया, लेकिन वो भारत में कपड़े के व्यापार पर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, दूसरी एक बात है जो महत्वपूर्ण डच से संबंधित है कि ये भारत के अलावा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा में वो जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इसीलिए ये भारत में अपना बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे थे, क्योंकि इनको ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे इंडिया, जावा और सुमात्रा जैसे छोटे छोटे द्वीप। तो ये उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे। ठीक है, उसके बाद में एक आखिरी बिंदु इसमें लिख लीजिए। 1769 में बेदरा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। और इस पराजय के बाद में क्या हुआ कि डच का शक्ति पूरा का पूरा भारत से खत्म हो गया। क्या हुआ, पूरा का पूरा जो उनका शक्ति था भारत में वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार डच जो हैं वो 1605 में अपना स्थापित करते हैं पहला व्यापारिक केंद्र, और 1769 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार करके वो भारत में अपना सारा व्यापारिक केंद्र का अधिकार हार जाते हैं। और यहाँ से जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अंत हो जाता है। तो इस क्लास में आपने समझा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे, और वो क्लास काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि उसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित होती है। उन सारी चीज़ों को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।